हम आकाशवाणी के पटना केंद्र से बोल रहे हैं मीडियम वेव 483.1 मीटर अर्थात 621 किलोहर्ट्ज पर। स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 4:30 हो रहे हैं। आरंभ होती है हमारी सांध्यकालीन सभा। श्रोताओं, सांध्यकालीन सभा की शुरुआत हम कर रहे हैं युवा श्रोताओं के मनपसंद कार्यक्रम युववाणी से। बाबूजी के कहना बा बुद्धि के लिए आयोडाइज नमक जरूरी है, इसलिए आशीर्वाद नमक देता है आयोडीन की गारंटी और बन गया है बबुआ के बुद्धि का विकास का साथी। और आशीर्वाद दे रहा है 1 किलो के पैक में 200 ग्राम फ्री, बस 30 रुपए में। आज ही अपने घर लाइए आशीर्वाद आयोडाइज नमक। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के कार्यक्रम युवानी में, जहां हर बात जुड़ी है आपसे और आपके सपनों से। मैं हूं आपकी रेडियो दोस्त प्रिया और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आकाश। तो बताइए आकाश, क्या कुछ खास लेकर आए हैं आप हमारे युवा श्रोताओं के लिए? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका रेडियो दोस्त आकाश। तो दोस्तों, आज के पिटारे में हम लेकर हाजिर हैं आपके लिए इस साल के कुछ चुनिंदा शब्द, और हम आगे बात करेंगे अनुव्रत से बनेगा काम इस विषय पर। आगे कार्यक्रम में चर्चा होगी सेहत के बारे में और टॉपिक है हमारा आज का, कैसे रखें अपनी सेहत का ध्यान। बिल्कुल दोस्तों, और आज भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि है, तो उन्हें हम श्रद्धांजलि भी अर्पित करेंगे। जी हाँ, बिल्कुल दोस्तों, आज कार्यक्रम में आगे बात होगी स्टार्टअप सैटरडे की, क्योंकि आज शनिवार है और यह हमारा खास सेगमेंट होता है कार्यक्रम का। तो इस सेगमेंट के तहत हम बात करेंगे युवा उद्यमी गुलशन कुमार से की गई बातचीत को, जो कि प्रिया कुमारी ने की है। बिल्कुल आकाश, और अंत में हम स्पोर्ट्स अपडेट और जॉब अपडेट से भी जुड़ी जानकारी साझा करेंगे, साथ ही रोचक तथ्य को भी जानेंगे। लेकिन प्रिया, शुरुआत अगर संगीत से हो तो बातें दिल तक पहुंचती हैं, और संगीत मनोरंजन का बेहद लोकप्रिय माध्यम है। हाँ, क्यों ना आकाश। तो चलिए हम अपने दोस्तों को सुनवाते हैं आज का यह प्यारा सा गीत। गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे, गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे, गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे, गुनगुनारे गुनगुनारे गुनगुनाए गाना रे।
मांग दूंगा, थोड़ा उधार मैं इत्मीनान तुमसे ही मांग लूंगा। है सीखा है मैंने यार जो तुमने सिखाया रे, दमदार नुस्खा यार मैंने भी आजमाया रे। आंसुओं का चूरन जमा के मैंने डकार मारा रे। दोस्तों अभी आप सुन रहे थे ये प्यारा सा गीत गुनगुन गुनारे, जिसके गायक थे उदित नारायण और सुनिधि चौहान। जी हाँ दोस्तों, तो कार्यक्रम में अब हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ चुनिंदा शब्दों की। जी हाँ दोस्तों, हर साल कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको वर्ड ऑफ द ईयर बताया जाता है, उनके लिए वोटिंग की जाती है। कहते हैं एक तस्वीर 1000 शब्दों पर भारी पड़ती है, लेकिन रेडियो वह माध्यम है जिसमें शब्दों के द्वारा हजारों तस्वीरें जेहन में उकेरी जा सकती हैं। शब्दों के इसी महत्व को ध्यान में रखते हुए आज हम बात करेंगे इस वर्ष के कुछ चित परिचित तो नहीं, लेकिन कुछ चुनिंदा शब्दों के बारे में, जिसके बारे में आपने शायद ही सुना होगा, और इससे आपके शब्दकोश को हम समृद्ध करने का प्रयास करेंगे और बातचीत के तरीके को रोचक बनाएंगे। बिल्कुल आकाश, और हम आगे इस विषय पे बात करें उससे पहले हम दोस्तों को बता दें कि आकाशवाणी के सभी स्टेशन पर रोजाना कुछ शब्द लिखे जाते हैं, जिससे यहाँ के पदाधिकारियों और कर्मचारियों के शब्दकोश समृद्ध रहें। तो आकाश, क्या आपने आज के 2 शब्दों पर गौर किया है? बिल्कुल प्रिया, मैंने आज गौर किया है। वे शब्द हैं इनलार्जमेंट यानी परिवर्धन, और दूसरा शब्द है इनरिचमेंट यानी संवर्धन। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं शब्दों की, और इस वर्ष कुछ चुनिंदा शब्दों में सबसे पहले बात करेंगे ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी द्वारा चुने गए शब्द रेज बेट। जी हाँ दोस्तों, रेज बेट को इस वर्ष ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी प्रेस ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित कर दिया है। रेज बेट का आशय उस पोस्ट, वीडियो या मीम से है जो जानबूझकर इतना भड़काऊ, तंज कसने वाला या गुस्सा दिलाने वाला होता है कि आप कमेंट करें, शेयर करें या लड़ने पर मजबूर हो जाएं। बिल्कुल आकाश, और रेज बेट का अर्थ तो आप लोगों ने जान लिया, लेकिन अब हम बात करेंगे दूसरे शब्द यानी कि ऑरा फ्रेमिंग की। इसका मतलब ऐसा दिखावा करना है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट और मास्टरी लगे। तीसरा शब्द है बायोहैक, तो इसका मतलब है खान पान, एक्सरसाइज, दवाइयाँ या मन और शरीर को ऑप्टिमाइज करना, यानी एक ऐसी अवस्था जहां मन और शरीर को बेहतर से इस्तेमाल किया जा सके। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बता दें कि इन तीनों शब्दों में से वर्ड ऑफ द ईयर का चुनाव इस बार भी पब्लिक वोटिंग के माध्यम से ही हुआ है। दुनिया भर के 30,000 से ज़्यादा लोगों ने 3 दिन तक वोट किया। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के मुताबिक रेज बेट शब्द का प्रयोग बीते साल से 3 गुना अधिक हो गया है। रेज बेट यह शब्द क्लिक बेट से मिलता जुलता शब्द है। जैसा कि आप जानते हैं, क्लिक बेट का प्रयोग आकर्षक शीर्षक के साथ परोसी गई ऑनलाइन सामग्री के लिए किया जाता है। बिल्कुल दोस्तों, जिसका उद्देश्य इंटरनेट पे ट्रैफिक जनरेट करना और अपने कंटेंट को अधिक लोगों तक पहुंचाना होता है। बिल्कुल ठीक कहा प्रिया आपने। यहाँ हम अपने श्रोताओं को कार्यक्रम में आगे बढ़ें उससे पहले सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत। बिल्कुल आकाश, तो चलिए दोस्तों सुनाते हैं आपको आज का अगला।
जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे, जगमग सारे हर तारा है शरारा। बोलो रंग कितने हैं, सात रंग कहने को फिर भी संग कितने हैं। समझो सबसे पहले तो रंग होते अकेले तो इंद्रधनुष बनता ही नहीं। एक न हम हो पाए तो अन्याय से लड़ने को होगी कोई जनता ही नहीं। फिर न कहना निर्बल है क्यों हारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे, जगमग सारे हर तारा है शरारा। बनता एक दरिया है, बूंद बूंद सागर है, वरना ये सागर क्या है। समझो इस पहेली को, बूंद हो अकेली तो एक बूंद जैसे कुछ भी नहीं। हम औरों को छोड़े तो मुँह सबसे ही मोड़े तो तन्हा रह न जाए देखो हम कहीं। क्यों ना बने मिलके हम धारा। तारा तारा ये तारा वो तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा। देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा वो तारा हर तारा। ये सब साथ में जो है रात में तो जगमगाया आसमान सारा। जगमग तारे दो तारे नौ तारे सौ तारे, जगमग सारे हर तारा है शरारा। हे हे किसान हल संभाले, धरती सोना ही उगाए, जो ग्वाला गैया पाले, दूध की नदी बहाए, जो लोहार लोहा ढाले, हर औजार डल जाए, मिट्टी जो कुम्हार उठा ले,
प्याला बन जाए। सब ये रूप है मेहनत के, कुछ करने की चाहत के, किसी का किसी से कोई बैर नहीं। सबके एक ही सपने हैं, सोचो तो सब अपने हैं, कोई भी किसी से यहाँ गैर नहीं। सीधी बात है समझो यारा, तारा तारा ए तारा ओ तारा हर तारा, ए तारा ओ तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा, ये तारा ओ तारा हर तारा। ये सब साथ में जो है रात में, तो चकमकाया आसमान सारा। झलमक तारे, दो तारे, नौ तारे, सौ तारे, झलमक सारे, हर तारे शरारा। ये तारा ओ तारा हर तारा, ये तारा ओ तारा हर तारा, ये तारा वो तारा हर तारा, देखो जिसे भी लगे प्यारा। ये तारा वो तारा, यह गीत आपने सुना फिल्म स्वदेश से, जिसके गायक थे उदित नारायण। बिल्कुल दोस्तों, अब हम चर्चा करेंगे अनुव्रत से बनेगा काम, यानी ऐसे छोटे छोटे नियम जो हमारी जिंदगी को बड़ा बना देता है। बिल्कुल प्रिया, आजकल लोग बड़ी बड़ी योजनाएं बनाते हैं कि कल से मैं जिम जाऊंगा, कल से फ़ोन का इस्तेमाल कम करूंगा, कल से सुबह उठूंगा, कल से प्रकृति के साथ जुड़ाव के लिए अभ्यास करूंगा। लेकिन क्या ऐसा हो पाता है? होता तो ये है काश कि हम सिर्फ सोचते ही हैं और कल कभी आता नहीं है, और अगर आ भी जाए तो हम कहते हैं अरे यार आज तो मूड नहीं है। बिल्कुल प्रिया, और इसी मूड और कल की वजह से जिंदगी बदलते बदलते भी वैसी ही रह जाती है। लेकिन वही अनुव्रत कहता है, बड़ा नहीं छोटा ही काम शुरू करो और उसे बड़े होने तक निभाओ। आपने बिल्कुल सही कहा आकाश, हमें हर दिन कुछ नया करने के बारे में सोचना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों की शुरुआत ही हमें कुछ बड़ा करने को प्रेरित करता है। बिल्कुल दोस्तों, हमें अपने दिनचर्या में रोज़ 5 मिनट ध्यान जरूर लगाना चाहिए। किसी से बदसलूकी न करें, यह हमारा विचार होना चाहिए, यह हमारा व्यवहार होना चाहिए। अगर आपको गुस्सा आए तो 10 सेकंड के लिए खुद को शांत रखें। ऐसा कोई भी गलत काम ना करें जिससे आपको बाद में पश्चाताप हो, अफसोस हो कि अरे यार ऐसा मुझे नहीं करना चाहिए था। बिल्कुल आकाश, और ये सब छोटे छोटे कदम हैं, लेकिन जब ये आदत बन जाते हैं तो हमारा व्यक्तित्व तो बेहद प्रभावशाली हो जाता है और हम तनावग्रस्त जीवन से दूर रहते हैं, खुशहाल जीवन जीते हैं और आनंद ले पाते हैं। तो दोस्तों, ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे एक छोटा सा बीज समय और देखभाल से विशाल पेड़ बन जाता है। उसी प्रकार अनुव्रत हमारे जीवन का बीज है और समय उसका पानी। अरे वाह आकाश, बहुत सही कहा आपने कि अनुव्रत इंसान को अंदर से मजबूत बनाता है और नई ऊर्जा से भर देता है, सोच को पवित्र करता है और समाज में शांति फैलाता है। तो आकाश, आज हम और हमारे श्रोता एक छोटा सा संकल्प क्यों न लें? बिल्कुल प्रिया, सब तैयार हैं। हम सभी यह संकल्प लें कि हम सत्य, अहिंसा और सद्भाव के मार्ग पर चलने की कोशिश करेंगे, क्रोध, बुराई और अपमान से दूर रहेंगे और समाज को बेहतर बनाने के लिए छोटे छोटे अनुव्रत को अपने जीवन में अपनाएंगे। बिल्कुल दोस्तों, तुम मुस्कुराते रहिए, अच्छे कर्म करते रहिए और याद रखिए छोटा बदलाव ही बड़ी जीत है। तो आकाश, अब चलते हैं अपने अगले ट्रैक की ओर और अपने दोस्तों को सुनवाते हैं एक प्यारा सा गीत।
ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल ये होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल होठों को करके गोल होठों को करके गोल सीटी बजा के बोल मुर्गी क्या जाने अंडे का क्या होगा अरे लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज मैन अरे चाचू ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है सॉल्यूशन कुछ पता नहीं सॉल्यूशन जो मिला था साला क्वेश्चन क्या था पता नहीं दिल जो तेरा बात बात पे घबराए दिल पे रख के हाथ उसे तू फुसला ले दिल इडियट है प्यार से उसको समझा ले होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज मैन अरे चाचू ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज स्कॉलरशिप की पी गया दारू हम तो फिर भी मिटा नहीं अगर बत्तियां राख हो गई गौर तो फिर भी दिखा नहीं बकरा क्या जाने उसकी जान का क्या होगा सीख घुसेगी या साला की माँ होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा तो होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज मैन अरे चाचू ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज मैन जब लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल तो होठों को करके गो होठों को करके गो सीटी बजा के बोल मुर्गी का जाने अंडे का क्या होगा और लाइफ मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा होठ घुमा सीढ़ी बजा के बोल भैया ऑरेंज मैन अरे मुर्गी ऑरेंज मैन अरे बकरे ऑरेंज मैन अरे भैया ऑरेंज अरे भैया ऑरेंज अरे भैया लाल है कमाल है लहू ये बेमिसाल है ये तेरा क्या ये मेरा क्या लहू सभी का लाल है गिरे कहीं तो कतरा है बहे तो बेकार है काम आए किसी के घर तभी ये गुलजार है हाथ बढ़ा के तो देखो रक्तदान करके तो देखो बुझती जीवन किलो को रक्तदान से जला के तो देखो रक्तदान महादान आपका 1 यूनिट ब्लड 3 जिंदगियां बचा सकता है। आइए हम रक्तदान करें और इस महान कार्य में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। रक्तदान सेवाएं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। दोस्तों अब हम बात करेंगे सबसे महत्वपूर्ण बातें जो हमें और आपको हमारे स्वास्थ्य के लिए बेहद जरूरी है। रखें अपनी सेहत का ध्यान। तो दोस्तों सर्द हवाएं अब चलने लगी है, मौसम भी अपना रंग बदल रहा है, तो ऐसे में हमें थोड़ी सचेत होने की ज़रूरत है अपने स्वास्थ्य को लेके। क्यों आकाश? बिल्कुल प्रिया, साथ ही अपनी आदतें और दिनचर्या में भी बदलाव लाना ज़रूरी है ताकि हम सभी स्वस्थ रहें और मौसम का आनंद लें। तो दोस्तों मौसम बदलता है तो सबसे पहले असर पड़ता है हमारी सेहत का, इसलिए सेहत का ख्याल रखना बेहद ही ज़रूरी है।
बिल्कुल सही कहा आकाश। और स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। तो दोस्तों, आज की सेहत से जुड़े इस सेगमेंट पे बेहद ध्यान रखें और अपने स्वास्थ्य से संबंधित कुछ बातों को ध्यान देना बेहद जरूरी है, जैसे कि ठंड में शरीर पर पड़ने वाले असर की, और दूसरी खान पान की सावधानियों, और तीसरी ऐसे योग की जो इस मौसम में आपके शरीर को देगा गर्माहट और ऊर्जा। क्यों आकाश? बिल्कुल। तो श्रोताओं, हाथ पैर, तो सर्दियों में कई लोगों के हाथ और पैर अचानक सुन पड़ जाते हैं। ऐसी समस्या आपने देखी होगी अपने आसपास, अपने परिवार में। उनमें हल्की चुभन महसूस होती है। इसे मेडिकल भाषा में रेनॉल्ड्स सिंड्रोम कहा जाता है। बिल्कुल आकाश। और ऐसे में ठंड से बिल्कुल बचे दोस्तों। गर्म मोजे, दस्ताने और टोपी पहनना आपके लिए बेहद जरूरी है, और अचानक किसी गर्म चीज़ों के संपर्क पे न आए, वरना ये हाथ पैर में थोड़े दर्द और जलन भी आपको महसूस हो सकता है। तो इसके लिए सबसे बेहद ज़रूरी है ये बातें जो आपको रोज़ाना हल्का व्यायाम और सूरज की धूप जरूर लेना चाहिए। श्रोताओं, इसके साथ साथ हमें खान पान के संतुलन का भी ख्याल रखना चाहिए। ठंड में जहाँ खाने का स्वाद बढ़ता है, वहीं तेल और मसाले की मात्रा भी बढ़ जाती है, और इसी वजह से बहुत लोगों को स्वास्थ्य से जुड़ी काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे गैस, एसिडिटी, पेट में जलन आदि आदि। बिल्कुल आकाश। और इसीलिए दोस्तों, बहुत तला भुना या मसालेदार और ज़्यादा तेल वाला भोजन को कम करें। छोटे छोटे हिस्सों में खाना खाएं। सुबह गर्म पानी में शहद और नींबू मिलाकर जरूर पिएं, इससे पाचन बेहतर होता है। और रात में खाना सोने से कम 2 घंटा पहले खाएं। तो सबसे ज़रूरी बात यह है कि हम अक्सर ठंड में आलस से कंबल में दुबके रहते हैं, और प्यास लगती है तो उसे इग्नोर कर देते हैं। बिल्कुल दोस्तों। और ठंड में प्यास भी कम लगती है, लेकिन शरीर को पानी की जरूरत उतनी ही होती है, इसीलिए पानी पीना तो बिल्कुल ना भूलिए। बिल्कुल सही कहा आपने, जल ही जीवन है। तो दोस्तों, इन चीज़ों को हमें कभी भी इग्नोर यानी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। प्रिया, अब हम इस मौसम को देखते हुए थोड़ी योग के बारे में बात कर लें। तो दोस्तों, शरीर को गर्म और ऊर्जावान रखने के लिए सबसे सुरक्षित तरीका है योग। तो दोस्तों, जानिए योग के बारे में भी। बिल्कुल दोस्तों, हो जाइए तैयार। और इस ठंड मौसम में ऐसे कई आसन हैं जो हमारे सेहत के लिए बहुत कारगर है, जैसे कि भुजंगासन। इसमें शरीर में रक्त संचार बढ़ता है। और अनुलोम विलोम, जो हमारे श्वसन तंत्र को मजबूत और दिमाग शांत रखता है। और दोस्तों, सूर्य नमस्कार तो आप सब सुने होंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और फायदेमंद होता है हमारे शरीर के लिए। तो ये एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे शरीर को गर्माहट, लचीलापन और ऊर्जा देता है। दोस्तों, याद रखें, स्वास्थ्य ही धन है, और मौसम चाहे जो भी हो, सेहत की जिम्मेदारी हमारी है। थोड़ी जागरूकता, थोड़ी सावधानी और थोड़ी सी दिनचर्या आपको सर्दियों के मौसम को सुहानी नहीं बल्कि स्वस्थ भी बना देगी। आप उसे एंजॉय कर सकेंगे। तो दोस्तों, ठंड का मज़ा लीजिए और सेहत का ख्याल रखते हुए मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए। अब कार्यक्रम में हम आगे बढ़ें, उससे पहले सुनते हैं एक फिल्म संगीत। Bye bye bye.
कभी हाथ पकड़ के तू मेरा चल ले, कभी हाथ छुड़ा के मैं तेरा चल दूं। मैं थोड़ी सी मुड़ी हूँ, तू थोड़ी सी टेढ़ी है, क्या खूब ये जोड़ी है तेरी मेरी। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को बाय 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 बाय। लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव यू जिंदगी, लव मी जिंदगी। दोस्तों, लव यू जिंदगी यह गाना आपने सुना फिल्म डियर जिंदगी से और इसकी गायक थी आलिया भट्ट। कार्यक्रम में हम आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। जी हाँ दोस्तों, आज उनकी पुण्यतिथि है जिसे हम महापरिनिर्वाण दिवस के रूप में भी जानते हैं। तो प्रिया बताइए डॉक्टर अंबेडकर के बारे में आज क्या है खास? बिल्कुल आकाश, भारतीय संविधान के जनक बाबा साहेब या दलित पिछड़ों के मसीहा डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को दी जाने वाली ये संज्ञाएं उनके प्रति सम्मान को दर्शाती है। उन्होंने न सिर्फ दलित पिछड़ों के लिए काम किया बल्कि उनकी सोच लोकतांत्रिक व्यवस्था को मजबूत कर सभी वर्गों के कल्याण की रही। जी हाँ, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का पूरा नाम डॉक्टर भीमराव रामजी अम्बेडकर था। आज उनके 70वें डेथ एनिवर्सरी यानी महापरिनिर्वाण दिवस पर पूरा देश उन्हें याद कर रहा है। बिल्कुल दोस्तों, डॉक्टर अंबेडकर की पृष्ठभूमि की बात करें तो उनके पिता सूबेदार थे और उनका नाम रामजी मालोजी सकपाल था। बाबा साहेब के पिता संत कबीर दास के अनुयायी होने के साथ एक शिक्षित व्यक्ति थे। डॉक्टर अंबेडकर लगभग 2 वर्षों के थे जब डॉक्टर अंबेडकर जब 2 वर्षों के थे तब उनके पिता की नौकरी चली गई। माफ़ कीजिएगा, वो सेवानिवृत्त हो गए। इसके बाद जब बाबा साहेब थोड़े बड़े हुए तब उनकी माँ का निधन हो गया। तो इनके बारे में बातचीत और भी होगी, उससे पहले सुनते हैं एक फिल्म संगीत। हमने सुना था एक है भारत, सब मुल्कों से नेक है भारत, लेकिन जब नजदीक से देखा, सोच समझ कर ठीक से देखा, हमने नक्शे और ही पाए, बदले हुए सब तौर ही पाए। एक से एक की बात जुदा है, धर्म जुदा है, जात जुदा है। आपने जो कुछ हमको पढ़ाया वो तो कहीं भी नजर न आया। जो कुछ मैंने तुमको पढ़ाया उसमें कुछ भी झूठ नहीं, भाषा से भाषा न मिले तो इसका मतलब फूट नहीं।
एक डाली पर रहकर जैसे फूल जुदा है पात जुदा, बुरा नहीं गर यूं ही वतन में धर्म जुदा हो जात जुदा, अपने वतन में। वही है जब कुरान का कहना, जो है वेद पुराण का कहना, फिर ये शोर शराबा क्यों है, इतना खून खराबा क्यों है अपने वतन में। सदियों तक इस देश में बच्चों रही हुकूमत गैरों की, अभी तलक हम सबके मुंह पर धूल है उनके पैरों की। लड़वाओ और राज करो ये उन लोगों की हिकमत थी, उन लोगों की चाल में आना हम लोगों की जिल्लत थी। ये जो बैर है एक दूजे से, ये जो फूट और रंजिश है, उन्हीं विदेशी आकाओं की सोची समझी बख्शिश है अपने वतन में। कुछ इंसान ब्राह्मण क्यों है, कुछ इंसान हरिजन क्यों है, एक की इतनी इज्जत क्यों है, एक की इतनी जिल्लत क्यों है। धन और ज्ञान को ताकत वालों ने अपनी जागीर कहा, मेहनत और गुलामी को कमजोरों की तकदीर कहा। इंसानों का ये बंटवारा वहशत और जहालत है, जो नफरत की शिक्षा दे वो धर्म नहीं है लानत है। जन्म से कोई नीच नहीं है, जन्म से कोई महान नहीं, कर्म से बढ़कर किसी मनुष्य की कोई भी पहचान नहीं। दोस्तों, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपनी शुरुआती शिक्षा मुंबई में प्राप्त की। इस दरमियान वे छुआछूत का शिकार हुए और उन्हें गहरा सदमा लगा। इस घटना के बाद उन्होंने छुआछूत के कारणों और इसके निवारण को लेकर सोचना शुरू किया। आगे की पढ़ाई डॉक्टर अम्बेडकर ने एल्फिंस्टन कॉलेज मुंबई से की, जहां से उन्होंने स्नातक की डिग्री प्राप्त की। जी हाँ श्रोताओं, और यहाँ पर यह भी जान लेना जरूरी है कि उन्होंने स्नातक और आगे की पढ़ाई के लिए स्कॉलरशिप प्राप्त किया था, जिसे छात्रवृत्ति कहते हैं। और यह छात्रवृत्ति उन्हें बड़ौदा के महामहिम सयाजी राव गायकवाड़ से प्राप्त हुई थी। जी हाँ, अपनी स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद डॉक्टर अम्बेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए और पीएचडी की भी डिग्री प्राप्त की। दोस्तों, डॉक्टर अम्बेडकर की प्रतिभा और लगन का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि सन 1928 में वह गवर्नमेंट कॉलेज लॉ कॉलेज बॉम्बे में प्रोफेसर बने और 1 जून सन 1935 को वे इसी कॉलेज में प्राचार्य के पद पर नियुक्त हुए। उन्होंने करीब 3 वर्ष बाद सन 1938 में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। तब तक वे अपने पद पर आसीन रहे। डॉक्टर अम्बेडकर को हैदराबाद के उस्मानिया विश्वविद्यालय ने 12 जनवरी 1953 को डॉक्टरेट की उपाधि से सम्मानित किया था। वहीं 1954 में नेपाल के काठमांडू में जागतिक बौद्ध धम्म परिषद में बौद्ध भिक्षुओं द्वारा बोधिसत्व की उपाधि से भी उन्हें सम्मानित किया गया। इसमें गौर करने वाली बात यह है कि डॉक्टर अम्बेडकर को जीवित रहते हुए ही बोधिसत्व की उपाधि से नवाजा गया था। डॉक्टर अम्बेडकर के ज्ञान और लंबे अनुभव के कारण उन्हें संविधान सभा में प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष बनाया गया था। वे आज़ाद भारत में पहले कानून मंत्री भी रहे। डॉक्टर अम्बेडकर को भारतीय संविधान के निर्माण और सामाजिक कार्यों में योगदान के लिए हमेशा याद किया जाएगा। तो आइए अब डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ महत्वपूर्ण कथन जो उनके जीवन दर्शन को दर्शाते हैं उन्हें भी जान लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर के कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में आप बताएंगे प्रिया?
बिल्कुल आकाश, डॉक्टर अंबेडकर के विचार में जीवन लंबा होने की बजाय महान होना चाहिए। उन्होंने मानव के अस्तित्व का अंतिम लक्ष्य बुद्धि का विकास बताया था। वे मानते थे कि शिक्षा वो है जो निडर बनाती है, एकजुट करती है और आपको अपने अधिकारियों के प्रति जागरूक करती है। बिल्कुल श्रोताओं, उन्होंने कहा था जो कौम अपना इतिहास नहीं जानती वह कौम कभी भी अपना इतिहास नहीं बना सकती। डॉक्टर अंबेडकर का मानना था कि समानता एक कल्पना जरूर हो सकती है, लेकिन फिर भी इसे एक गवर्निंग सिद्धांत के रूप में स्वीकार करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा था कि हम सभी भारतीय हैं और यह पहचान हमारी सभी पहचानों से ऊपर है। हम एक बार फिर भारतीय संविधान के निर्माता और देश के सच्चे सपूत बाबा साहेब डॉक्टर अंबेडकर को उनकी 70वीं पुण्यतिथि पर सत सत नमन करते हैं। बिल्कुल आकाश, बातें तो हमारी बातें चलती रहेगी, लेकिन आज है शनिवार और शनिवार में हम हर सेगमेंट में लेके आते हैं युवाओं के लिए कुछ प्रेरणादायक कहानी, कुछ रोचक बातें और कुछ मोटिवेशनल स्टार्टअप लाइक गुलशन जी, जैसे अभी हम सुनेंगे गुलशन जी से उनके प्रोडक्शन के बारे में, उन्होंने स्टार्टअप को कैसे शुरू किया और युवाओं को इससे क्या लाभ मिल सकता है। बिल्कुल प्रिया, तो आइए सुनते हैं प्रिया कुमारी की गुलशन कुमार से की गई है खास बातचीत को। नमस्कार दोस्तों, इस कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। श्रोताओं, जैसा कि आप सब जानते हैं कि युवाओं के इस कार्यक्रम में हमारी कोशिश रहती है कि युवा प्रतिभा से आपको मिलवाएं। तो आज ऐसे ही एक प्रतिभा हमारे साथ जुड़े हैं जो स्टार्टअप के क्षेत्र में काफी काम कर रहे हैं। स्वागत है गुलशन जी आपका आज के हमारे कार्यक्रम युवानी में। नमस्कार मैम, बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमें इस प्रोग्राम में बुलाया। गुलशन जी, सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को अपना परिचय बता दें, फिर आपसे बहुत सारी बातें करेंगे। मेरा नाम गुलशन कुमार है और मेरी कंपनी का नाम है घासपात फार्म्स प्राइवेट लिमिटेड। घासपात जैसा नाम से ही प्रतीत होता है, हम लोग माइक्रो ग्रीन्स पे काम करते हैं। जैसे स्प्राउट्स देखते हैं, वही स्प्राउट्स जब 1 हफ्ते या 10 दिनों के होते हैं तो उसमें पहले 2 पत्तियां निकल के आती है। अभी इस स्टेज में बहुत ज्यादा पोषण होता है, या आप कहें तो 4 से 40 गुना तक ज्यादा पोषण मिलता है। गुलशन जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जहाँ लोग कहते हैं कि स्टार्टअप शुरू करना आसान नहीं है, लेकिन आपने इसकी शुरुआत कैसे किया? मैम, जो लोगों को कुछ करना होता है वो इंतजार नहीं करते। मैंने अपनी कहानी जो शुरू की थी, जैसे कि 2019 के आसपास में मेरा फैटी लीवर हुआ था। तो उस समय मैंने डायग्नोस जब किया तो बताया कि मेडिसिन इसका चलेगा लंबे समय तक। मैंने उसी वक्त पैरेलली इस पे रिसर्च करना शुरू किया कि क्या और तरीका है जिससे हम अपने लाइफस्टाइल सही किया जा सके। तो वहां से मैंने माइक्रोग्रीन्स के ऊपर जब रिसर्च देखा तो मैंने खुद ही इस पे काम करना शुरू किया, और वहां से जब 1 से 1.5 साल तक मैंने खुद इसका सेवन किया तो हमें एक बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट महसूस हुई। हमारा जो है फैटी लिवर वो बिल्कुल सही हो गया था, हमारी लाइफस्टाइल सही हो गई थी। तो फिर लगा कि ये आजकल हर घरों में देखते हैं कि लाइफस्टाइल बीमारियां, डायबिटीज हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया, दर्द हो गया, इन चीजों को क्या हम सही तरीके से प्राकृतिक रूप से ठीक नहीं कर सकते हैं। तो जैसे जैसे मैंने इसमें आगे बढ़ता गया तो पता चला, अभी अगल बगल के लोगों को मैंने खिलाया तो उनका जो डायबिटीज का लेवल 200-250 प्लस रहता था वो उनका न्यूट्रल होने लगा। तो वहां से हमें और मोटिवेशन मिला कि नहीं, हमें अब समाज के लोगों के लिए कुछ करना है। वो लोग जो दवाइयाँ खाते हैं, इनके साइड इफेक्ट्स होते हैं, तो उनसे कैसे बचाया जा सके। तब मैंने ये प्रकृति की ओर रुख अपनाया और स्टार्टअप में मैंने डाला। स्टार्टअप की जहाँ तक बात है तो बिहार सरकार से हम लोगों को स्टार्टअप फंड मिल चुका है 10 लाख रुपए का, जिससे हम लोगों को बहुत सहायता मिली। वहाँ प्रोवाइड कराने वाला मेंटरशिप, हम लोगों को जो चैलेंजेस आते थे कि इसको किस तरीके से लोगों के सामने पेश किया जाए, लोगों के बीच में अवेयरनेस कैसे बढ़ाई जाए, लोगों को ये विश्वास दिलाना कि ये जो छोटे पौधे आपको देखने में लग रहे हैं लेकिन इसमें पोषण इतना अधिक है। लोगों ने पूछा, नई दिल्ली में जाके वहाँ के साइंटिस्ट जो रिसर्च कर रहे थे उनके साथ काम किया, उनसे ट्रेनिंग्स ली, फिर इनसे क्या वैल्यू एडेड प्रोडक्ट बन सकते हैं, इन सब पे हम लोगों ने काम किया। जो मतलब एक स्टार्टअप के रूप में चैलेंज तो थे, लेकिन इसमें जैसे जैसे लोगों का सहयोग मिलता गया ये चीजें अब आसान होती गई।
बिल्कुल सही बताया आपने गुलशन जी। अगर इच्छा हो कि हम कुछ कर सकते हैं तो फिर वो एक नया शुरुआत कर पाएंगे, है ना? बिल्कुल। सबसे बड़ी बात यही है कि आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि जो हमारा काम है, लोग बोलते थे इसमें क्या ही नया है, क्या ऐसा इनोवेशन है, इसका क्या इतना फायदा है। तो ये सब चीजें सोच के कि लोग क्या बोलेंगे, तो हम भी कुछ नहीं कर पाते हैं। गुलशन जी, आज युवा पीढ़ी जहां नौकरी के लिए परेशान है, वहीं आपने स्टार्टअप की राह चुनी, तो आपको इसकी प्रेरणा कहाँ से? मैं भी उसी दौर में था, पहले उसी रेस में शामिल था। मैंने पुणे से इंजीनियरिंग की है, उसके बाद मैं नवोदय विद्यालय में सरकारी नौकरी कर रहा था। लेकिन जैसे ही मुझे इस चीजों के बारे में, जो डेली लाइफस्टाइल बीमारियां बढ़ रही है, जो अपने साथ घटित हुई हैं, ये चीजें जो है हमें मजबूर की कि मैं बाकी के लोगों के लिए सोचूं, अपने परिवार के लिए, अपने दोस्तों के लिए, अपने समाज के लिए। तब जाके मैंने ये राह चुनी। घर वाले भी बोलते थे कि जब खेती करना था तो इंजीनियरिंग क्यों की है। सही बात है, ये तो सामान्य सुनने को मिलता ही है। तो ये चीजें जो है, जो कभी कभी झकझोर देने वाली रहती थी, जब होता है कि आपके पास फंडिंग नहीं हो, कुछ अपॉर्चुनिटी नजर नहीं आती है, लगता है कि इससे अच्छा जॉब ही कर लेते हैं। तो ये फेज भी आया जीवन में। लेकिन लोगों का जो मुस्कुराता हुआ चेहरा कि आपकी वजह से मेरा डायबिटीज कम हो गया, मेरा लीवर सही हो गया, तो ये चीजें मोटिवेट करती रही। जी, वैसे गुलशन जी, स्टार्टअप के क्षेत्र में काम करने के लिए बहुत युवा ये कहते हैं कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो मैं स्टार्टअप शुरू कैसे करूं? युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? नहीं, आज जो इकोसिस्टम स्टार्टअप का गवर्नमेंट ने ऐसा बना दिया है कि आप बस अपना एक आइडिया लेके आइए, आपको उस आइडिया के दम पे सरकार फंडिंग करती है। जी। आपका आइडिया रिवोल्यूशनरी होना चाहिए, जो समाज में एक सकारात्मक प्रभाव लाए। आप वहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर रहे हो, रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो, आपका बिजनेस मॉडल स्केलेबल हो, तो सरकार इसमें निश्चित करती है। हमारे स्टार्टअप के लिए भी सरकार ने फंड दिया है। इसके लिए आपको स्टार्टअप बिहार हो गया, स्टार्टअप इंडिया हो गया, या दूसरे अदर जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट है या फिर एम्स जैसे इंस्टीट्यूट है, वो लोग भी इंक्यूबेशन सेंटर देते हैं। हमारा इंक्यूबेशन सेंटर CIMP पटना है। तो ये सब लोग एक पूरा इकोसिस्टम बनाते हैं, जो किसी नए उद्यमी को कोई स्टार्टअप करना चाह रहे हैं, उनको सीड फंडिंग जो है वो बिना किसी प्रलोभन के दिया जाता है उनको। जी, बिल्कुल सही बताया आपने, अच्छी जानकारियां दी युवाओं को। और कहा जाता है ना गुलशन जी कि जब हम कोई नया काम शुरू करते हैं तो काफी कुछ स्ट्रगल करना पड़ता है, चाहे वो कोई भी क्षेत्र हो। तो आपने अपने स्टार्टअप में किन परेशानियों का सामना किया और उससे आपने फेस कैसे किया? जैसे मैंने बता रहा हूँ आपको, मैं पहले जॉब कर रहा था जी। उसके बाद जैसे ही हम स्टार्टअप वाले लाइन में आए तो हमें पता नहीं था कि प्रोडक्ट कैसे बनाता है। प्रोडक्ट जब एक बार बन गया तो उसका मार्केटिंग कैसे करना है, पैकेजिंग कैसे करना है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन चैनल क्या होगा। तो हर चीजों में ना, जब आप स्क्रैप से कोई काम कर रहे हो तो कोई आइडिया होता नहीं है। उसके लिए आपको जरूरी नहीं कि आप पहले व्यक्ति के पास जाए, वो आपको सक्सेस बता दे, ये ऐसे करते हैं जी। तो वो एक लगन जो स्टार्टअप उद्यमी के अंदर होता है, वो आपको पैशन होना चाहिए। फिर आप धीरे धीरे, एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, लेकिन आप वही चीजें ट्राई करते रहोगे तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन निकल के आता है जो आपके स्टार्टअप को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बिल्कुल गुलशन जी। और आज के समय में युवा जब स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए जिससे वो अपने स्टार्टअप को शुरू कर सके? सबसे पहले तो मैं ये बताऊंगा कि कोई भी स्टार्टअप करने से पहले आप डिफाइन कीजिए कि पेन पॉइंट क्या सॉल्व करने जा रहे हैं। आपका जो स्टार्टअप है वो किस मुद्दे पे काम कर रहा है, प्रॉब्लम्स क्या है, उसको आइडेंटिफाई करना है। फिर उसके बाद उसका सॉल्यूशन क्या होगा, आपका सॉल्यूशन एग्जिस्टिंग सॉल्यूशन से कैसे डिफरेंट है, आप इस मॉडल में रेवेन्यू कैसे जनरेट कर रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट कहाँ से दे रहे हैं, इन सब चीजों का ख्याल रखना होता है। और एज ए स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर आप पहली बार जब कुछ करने जा रहे हैं तो ये सारी चीजों को मैनेज करना मतलब इतना आसान नहीं है। तो आपको संघर्ष होगा, मुश्किलें आएंगी, लेकिन डटे रहना ही स्टार्टअप के लिए एक सबसे बड़ा अहमियत रोल इम्पोर्टेंट प्ले करता है। बिल्कुल, और सही बताया आपने युवाओं को कि चाहे कोई भी क्षेत्र हो, अगर आप सोचे कुछ नया करने के लिए तो आप बिल्कुल हार न माने और अपनी दृढ़ शक्ति से उसे पूरा करें, लगन के साथ करते रहे, फिर तो सफलता जरूर मिलेगी। बिल्कुल मैम। गुलशन जी, जब हम सपना देखते हैं कि
क्या कुछ मैं नया करूँ, अगर आप कुछ अच्छा करने जा रहे हैं तो ये तुम्हारे बस की बात नहीं है, तुम छोड़ दो, ये तुमसे नहीं होगा। तो इस परिस्थिति में युवाओं को क्या मोटिवेशन देना चाहेंगे? वही है कि आप फिर जैसे ही आपका मनोबल गिरने लगे, आप एक बार बैठिए, ध्यान से सोचिए कि आपने ये शुरू क्यों किया था, आपने ये किस लिए शुरुआत की थी। आप या केवल अपने लिए कर रहे थे या फिर अपनों के लिए कर रहे थे। आपको सारा जवाब यही मिल जाएगा, क्योंकि लोग जो है वो तो बोलेंगे ही। आप कुछ अच्छा करेंगे तो अच्छा बोलेंगे, कुछ खराब करेंगे खराब बोलेंगे, नहीं करेंगे तब भी बोलेंगे। जी बिल्कुल। और वो स्टेटमेंट है ना कि लोगों का काम है कहना, आप अपना काम करते रहिए। गुलशन जी, कई बार युवा कहते हैं कि मेरे पास टीम नहीं है, मैं अकेला हूं, तो ऐसे में आप क्या कहना चाहेंगे उन युवाओं को? स्टार्टअप करना अकेले में संभव है या नहीं? आप स्टार्टअप अकेले कर सकते हैं, बट सक्सेसफुल स्टार्टअप चलाने के लिए आपको अच्छे टीम की जरूरत होगी जी, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑपरेशंस होते हैं जो आप अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे। अकेले आप करना चाहोगे तो फिर उसको स्केल नहीं कर पाओगे। तो अच्छे टीमों के लिए आप इनिशियल स्टेज में ही, उसमें अब आता है कि इक्विटी बेसिस पे हायर किए या फिर ईसॉप्स दिए, तो इस तरीके से लोगों को रखना पड़ेगा और टीमें बनने में समय लगती हैं। जी बिल्कुल। ऐसा नहीं होता कि आपने स्टार्टअप आज डाल दिया और 3 महीने में आपका एक टीम कंप्लीट हो जाएगा। उसमें से कुछ लोग रहते हैं, कुछ 3 महीने तक काम करेंगे, कुछ 6 महीने तक काम करेंगे, तो वो एक लॉन्ग प्रोसेस है, उसमें आपको समय लगेगा। लेकिन यही है कि सही कैंडिडेट का चुनाव करना, ये आपके विवेक पे निर्भर करता है। स्ट्रॉन्ग टीम एक स्ट्रॉन्ग स्टार्टअप को सक्सेस बनाता है। और गुलशन जी, जब आपने स्टार्टअप की शुरुआत की तो आपके परिवार वालों का क्या सहयोग मिला आपको? मैंने जब स्टार्टअप की शुरुआत की थी उस समय मैं जॉब में था, तो घर वालों का था कि अभी कुछ दिनों के लिए देख लो या किसी से और रख के, आदमी रख के करवा लो। तो मैंने वो भी ट्राई किया था, लेकिन वो होता है ना कि स्टार्टअप आपका बच्चा है, इसको आप जितना केयर कर पाओगे, जितना आप इस पे अटेंशन दे पाओगे, वो शायद ही कोई और दे। तो बीच बीचों में जैसे ही फाइनेंशियल इशू आते थे, कुछ टेक्निकल दिक्कत आती थी, तो उसमें घर वालों को लगता था कि इतना परेशान क्यों है, तो हमारी परेशानी को देख के वो कहते थे कि इससे अच्छा तो तुम नौकरी कर लेता। बिल्कुल, ये सारी चीजें सुनने को तो मिलती ही है। कभी भी हम लोग कोई भी काम करते हैं तो घर वालों को थोड़ा तनाव होने लगता है ना कि अरे ये क्या कर रहा है, क्या करने जा रहा है। कहा जाता है ना कि लीक से हटकर आप चलेंगे तो कुछ अच्छा करेंगे, तो वही चीज आपने स्टार्टअप के क्षेत्र में किया। और वैसे गुलशन जी, अंत में आपने श्रोताओं को, युवा श्रोताओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं बस यही बोलूंगा अपने युवाओं से कि आप सोचिए कि आपको क्या करना है। अगर आपको स्टार्टअप करना है, क्यों करना है, किनके लिए करना है, इस पे एक अपना विचार स्पष्ट रखें। और इसमें बाधाएं आएंगी, संघर्ष होगा, लेकिन हार नहीं माने, डटे रहिए। वो अटल जी ने कहा है ना, हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा। उस चीजों को अपने अंदर आपको विकसित करना होगा, तभी आप एक सफल स्टार्टअप कर पाएंगे। बहुत अच्छी जानकारी दी आपने गुलशन जी। युवा श्रोताओं को भी आपसे बहुत काफी जानकारी मिली होगी और वो कुछ नया करने के लिए अगर सोच रहे होंगे तो उन्हें बहुत सारी आइडिया भी मिली होगी आपसे। आपसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मैम आपका। तो श्रोताओं, अभी हमने सुना गुलशन कुमार से, जो युवा उद्यमी हैं, उनसे की गई खास बातचीत कर रही थी प्रिया कुमारी। कार्यक्रम में आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं फिल्म संगीत। यही रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ यही सपना है तेरा, तूने पहचाना है। रास्ता है तेरा, तूने अब जाना है। हाँ
सपना है तेरा, तूने पहचाना है, तुझे अब ये दिखाना है। रोके तुझको आंधियां या जमीन और आसमां पाएगा, जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, ताकत कोई दिखलाए तो, तूफान कोई मंडलाए तो, मुश्किल कोई आ जाए तो, पर्वत कोई टकराए तो, पर से चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग बरसे, चाहे अंबर से आग लिपटे, चाहे पैरों से नाग, पाएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना। दोस्तों, अभी आप सुन रहे थे लक्ष्य गीत फिल्म लक्ष्य से शंकर महादेवन की आवाज में। आकाश, अब हम चलेंगे आज के स्पोर्ट्स अपडेट के बारे में, तो बताइए हमारे दोस्तों को आज के स्पोर्ट्स अपडेट के बारे में। जी बिल्कुल। उड़ीसा के संबलपुर में आयोजित नेशनल रोड साइकिलिंग चैंपियनशिप 2025 में बिहार की सुहानी कुमारी ने दूसरा स्थान हासिल किया है। सुहानी ने 60 किलोमीटर रोड रेस में दूसरा स्थान हासिल कर रजत पदक पर कब्जा जमाया। बिल्कुल आकाश, और वहीं राजस्थान के अंजलि इक्खर ने प्रथम स्थान, महाराष्ट्र की श्रावणी पारित ने इस प्रतिस्पर्धा में तीसरा स्थान प्राप्त किया। वहीं राजस्थान में खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के आखिरी दिन ललित नारायण मिश्रा यूनिवर्सिटी यानी LNMU दरभंगा की टीम ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की टीम से हार गई और उन्हें द्वितीय स्थान पर रहकर संतोष करना पड़ा। दोस्तों, कार्यक्रम में अब वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का, तो स्टूडियो की घड़ी ने किया है इशारा और वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। आपको आज का यह प्रोग्राम युवावाणी कैसा लगा हमें ज़रूर बताएं। हमें आपकी प्रतिक्रिया और सुझाव का रहता है बेसब्री से इंतजार। बिल्कुल दोस्तों, आप हमारे कार्यक्रम में फीडबैक दे सकते हैं। हमारा फीडबैक है, हमारा मेल ID है feedback@airpatna@gmail.com। तो याद रखिए, हमें प्रतिक्रिया लिख के जरूर भेजिएगा। और अब अपने रेडियो दोस्त आकाश और प्रिया को दीजिए अनुमति। नमस्कार।